सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अगेन। और हमको सॉल्व करना है एमसीक्यूज कॉस्ट एनालिसिस एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। ठीक है, प्रोडक्शन एनालिसिस का हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, बट कहीं पर कॉस्ट के कॉन्सेप्ट थे इसलिए रुक गए थे हम लोग। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन था गाइस, है ना? यस, अब बता सकते हो आप इसको। यू शेप एवरेज कॉस्ट कर्व किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन पर बेस्ड है एवरीवन। एसएसी का शेप यू शेप बोला था ना अपन ने, तो इट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज? नॉट एन एग्जाम्पल। चीपर इनपुट्स, मैनेजरियल इकोनॉमीज इंटरनल है वो, बाकी सब एक्सटर्नल है। ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्री होगा जब एक एरिया में इंडस्ट्री डेवलप होगा, तब कांस्टेंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आएगा। गूगल पे भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा अगर आपके इंडस्ट्री ग्रो होती है तो। और चीपर इनपुट्स मिलेंगे, सस्ते इनपुट्स मिलेंगे अगर तुम्हारे पास इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है तो। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सस्ता हो गया, महंगा हो गया? सस्ता हो गया। आज से 10-20 साल पहले के कंपैरिजन में बहुत सस्ता हो गया है। क्यों? क्योंकि एंसिलरी इंडस्ट्री ग्रो होने से इनपुट सस्ते मिलने लग गए। समझ गया? बट मैनेजरियल इकोनॉमी आंसर क्यों नहीं है सर? बिकॉज इंटरनल इकोनॉमीज है वो। यहां पर क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नल इकोनॉमी, नॉट एन एग्जाम्पल। तो वो इंटरनल का आंसर है ना फिर ये। आई होप सबको समझा है। अंडर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, सी ऑप्शन, some factors are fixed, only one is set to vary, which is that free to vary labor, because it's active factor of production. तो एक ही फैक्टर फ्री टू वैरी है, वो है लेबर, बिकॉज इट्स एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कम्स अंडर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ऑफ कोर्स, बिकॉज लॉन्ग रन के लिए हमारे पास रिटर्न्स टू स्केल। ऑल ऑफ यू, increasing returns to a factor occur during initial stage of production because of आपके इनिशियल स्टेज में आपका लेबर ज्यादा रेट से आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहा है। क्यों? इनपुट इज इंक्रीज्ड थ्रू आउट इंक्रीज हो रहा है इनपुट आपका, मगर आपके जो फिक्स्ड फैक्टर्स है वो ज्यादा अच्छे से यूज हो रहे, क्योंकि पहले तो वो यूज ही नहीं हो रहे थे। आपका लेबर छोड़कर जो 3 फैक्टर है, मतलब एंटरप्रेन्योर, लैंड एंड कैपिटल, ये तीनों अनयूटिलाइज्ड थे, तो उनका सही इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहा है। आप बोलोगे सर इनपुट इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा, वो आंसर क्यों नहीं है? तो इनपुट सेकंड और थर्ड स्टेज में भी इंक्रीज होता है। लेबर सेकेंड स्टेज में भी इंक्रीज होता है, थर्ड स्टेज में भी इंक्रीज होता है। तो थर्ड और सेकेंड स्टेज में क्यों नहीं फिर आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते? समझे कि नहीं? ऑप्टिमम यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स इज द करेक्ट आंसर। इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर वैसे भी नहीं चाहिए अपने को, डिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर चाहिए अपने को। एक कर कर आपके लेबर ऐड होने चाहिए ना। फिक्स्ड प्रोपोर्शन में आपको लेबर नहीं चाहिए ना। 4 लेबर मिलकर एक टेबल बनाएंगे, याद है? वो नहीं चाहिए था अपने को। हाँ, economies of scale implies, economies of scale implies, हाँ, डी ऑप्शन, रिडक्शन इन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल रहे आप? श्योर? खिड़की, नजदीकी खिड़की ढूंढो और कूद जाओ बाहर। अरे इकोनॉमीज ऑफ स्केल में कौन सा कर्व नीचे आता है? LAC, याद आया? LAC का लॉन्ग फॉर्म क्या है? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट मतलब क्या हुआ? पर यूनिट कॉस्ट। समझे कि नहीं? इकोनॉमिक्स बहुत टेक्निकल है भाई, तुमको लग रहा होगा इकोनॉमिक्स बहुत इजी है, इजी है, इजी है। ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक्स टेक्निकल है। अगर समझ लो तो बहुत आसान है, मगर समझना जरूरी होता है इस केस में। यहां पर अपन यूनिट कॉस्ट क्यों बोल रहे थे? बिकॉज एवरेज कॉस्ट
कम 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 होकर ऑप्टिमम लेवल पर आता है। जस्ट देखा हुआ डायग्राम था चार्ट बुक में, याद आया? आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक इज चैप्टर नंबर 6। एक बात याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए वक्त है, बराबर? अभी भी बहुत वक्त है आपके एग्जाम के लिए, बराबर? तो आपको क्या करना है, आपको मेरा ये जो रिवीजन मटेरियल है ये पूरा अच्छे से पढ़ना है आपको। हम चार्ट बुक से पढ़ रहे हैं, मगर रिवीजन मटेरियल में ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली समराइज्ड वे में दी हुई है, तो वो आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है? इनमें कहीं पर भी दिक्कत आएगी तो मेरे इसके भी लेक्चर यूट्यूब पर है ऑलरेडी, इस चीज़ के भी लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पर है, डोंट वरी, ठीक है? चलिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? कौन सा चीज? इम्प्लिसिट कॉस्ट, पक्का नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो हम वही चीज इंक्लूड करते हैं जो हम एक्चुअली पे करते हैं, जो पे ही नहीं किया वो कैसे इंक्लूड करेंगे? बिकॉज आपने अकाउंटिंग के डेफिनेशन में पढ़ा था, इट इज नथिंग बट सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, याद आया? Cost function determines the behavior of cost with the change in dash. Input की output की no put. Cost function determines the behavior of cost with the change in what? इसको ही बोलते हैं BMW, बेसिक में 1 दे, एग्जैक्टली इसको बोलते हैं। ध्यान से सुनो, प्रोडक्शन एनालिसिस इज फिजिकल एस्पेक्ट, मैंने बोला मतलब वो इनपुट टू आउटपुट रहेगा, कितना इनपुट डाला तो कितना आउटपुट मिला, सुन लो पहले। एंड कॉस्ट एनालिसिस जो है वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, मैंने बोला मतलब कितना आउटपुट बनेगा तो कितना कॉस्ट होगा। समझ में आ रहा है कुछ? और तुमने एक बात नोटिस की रहेगी, तो प्रोडक्शन एनालिसिस में आपके पास एक्स एक्सिस पर हर बार इनपुट था और वाई एक्सिस पर आपके पास हर बार आउटपुट था। कहां पर था ये? प्रोडक्शन एनालिसिस में था, राइट? मगर कॉस्ट एनालिसिस में यहां पर आपके पास आउटपुट था और यहां पर आपके पास कॉस्ट था, और ये क्या था आपका? कॉस्ट एनालिसिस था। Observation should be very strong. अब बताएंगे आप इसका आंसर विद द चेंज इन आउटपुट, ऑल ऑफ यू, क्योंकि देखो ना, आउटपुट चेंज करने के बाद कॉस्ट का बिहेवियर स्टडी हो रहा है, आउटपुट चेंज होने के बाद कॉस्ट का बिहेवियर स्टडी हो रहा है ना, करेक्ट? तो प्रोडक्शन एनालिसिस क्या कर रहा है? इनपुट चेंज कर कर आउटपुट का बिहेवियर स्टडी कर रहा है। कौन? प्रोडक्शन एनालिसिस। मगर कॉस्ट एनालिसिस क्या कर रहा है? आउटपुट चेंज कर कर कॉस्ट का बिहेवियर स्टडी कर रहा है। जेबा ड्रॉ किया। Publisher plans to publish a book on management. His fixed cost is 2 lakh rupees. If he sells the book at 250 per unit and incur the variable cost of 50 rupees per unit, the break-even revenue for the firm is dash. First tell me, what is break-even revenue? जहां पर रेवेन्यू और कॉस्ट सेम है, मतलब जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस है, लिखो उधर, नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज TR is equal to TC, total revenue is equal to total cost, total revenue is equal to total cost. ओके गाइस, समझा यहाँ तक? एनी डाउट?
ओके तो अब जरा देखने की बात यह है, ऑनेस्टली ये किसको नहीं आया? जल्दी जल्दी हाथ ऊपर करो, जिसका हाथ नीचे रहेगा हम उसको पूछेंगे फिर। आपको आया? ट्राई किया? नहीं आया? आया या नहीं आया? नहीं आया? पीछे नहीं आया? नहीं, आपको ट्राई नहीं किया? पीछे उधर? नो? ओके, ध्यान दो इधर। एक प्रोड्यूसर है जो 250 रुपीज में सेल कर रहा है आपका बुक, तो सेलिंग प्राइस पर बुक इज 250, बट उस बुक को प्रोड्यूस करने का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 50, और अपन ने अब भी बोला कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है, तो फिर उसको पर बुक 200 रुपए वेरिएबल कॉस्ट छोड़कर मिल रहे हैं। कहना है से कि ये 200 रुपए में उसको क्या कवर करना है? फिक्स कॉस्ट कवर करना है, करेक्ट? बट उसका टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है? उसका टोटल फिक्स कॉस्ट है 2 lakhs। कहने से इसका मतलब उसको इस 2 लाख को रिकवर करने के लिए 200 रुपए पर बुक मिल रहा है, तो उसको कितने बुक्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे और सेल करने पड़ेंगे? 1000 बुक्स प्रोड्यूस करके सेल करने पड़ेंगे, करेक्ट? यहां तक समझा? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे आना है, मतलब सेलिंग प्राइस शुड बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, करेक्ट? 250 में सेल प्राइस हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो बराबर 200 रुपए में फिक्स कॉस्ट रिकवर होना चाहिए। अब टोटल फिक्स कॉस्ट है तुम्हारा 2 लाख, हर बुक के पीछे रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट कितना है? 200 रुपए। तो कितने बुक्स बनाकर रिकवर होगा? 1000 बुक बनाकर रिकवर होगा आपका 2 लाख, समझा? अब 1000 बुक अगर बनाकर बेचेंगे तो हर एक बुक कितने में बिकेगा? 250 में बिकेगा, तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा? दिस शुड बी योर टोटल रेवेन्यू, एंड कैन आई से दिस इटसेल्फ इज माय टोटल कॉस्ट आल्सो? आई विल प्रूव यू दिस इज माय टोटल कॉस्ट। कैसे हो रहा है? 250 में चलो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है? 2 लाख से। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है? तो उसके लिए मुझे 50 रुपीज पर यूनिट इंटू 1000 करना पड़ेगा ना, तो ये कितना आ जाएगा? 50,000 आ जाएगा। तो कैन आई से 2,50,000 इज ऑल्सो माई टोटल कॉस्ट, एंड टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू हुआ ना, 1000 यूनिट्स पे हुआ ना। समझ में आया क्या? सो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कहां पर आ रहा है? 2,50,000। ब्रेक इवन पॉइंट कहां पर आया मेरा? 2,50,000। ये आपके सिलेबस में नहीं है डायरेक्टली, बट यस वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट ये सब आपके सिलेबस में कवर्ड है, तो ऑब्वियसली ये कवर्ड रहेगा इनडायरेक्टली। और ये आप डिटेल में सीए इंटर में सीखोगे कॉस्टिंग में विनोद सर से। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट गाइस, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। तब आप इंटर के क्लास में आंसर दोगे ना, पहुंचोगे ना इंटर तक? हाँ, विनोद सर पूछेंगे तुमको कैसे मालूम? अरे सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हो क्या? तुमको कैसे मालूम? तो बोलने का इकोनॉमिक्स में पढ़ा था सर, है ना? आपके स्टूडेंट नहीं पढ़ाया था बोलना, मैं उनका स्टूडेंट हूँ भाई। हाँ, उनके सेकंड बैच का स्टूडेंट हूँ मैं, विनोद सर के सीए फाइनल के सेकंड बैच, लाइफ की उनकी सेकंड बैच, उसमें मैं पढ़ चुका हूँ। क्या बोले? इस बात पे पार्टी हो जाए, दे देना बाद में, कोई बात नहीं। हाँ, अभी ध्यान दो इधर। तो ये क्लियर हो गया कंसेप्ट? दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ फर्म, बोलिए। एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ फर्म इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जिसको हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोला था, उसको नेगेटिवली स्लोप भी बोल सकते हैं आप। कॉन्सेप्ट पूरे एक ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है। उसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग नेगेटिवली स्लोप्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। At which point does the MC curve intersect the AVC and ATC in the short run?
एट देयर लोवेस्ट पॉइंट। हमने वो डायग्राम को अच्छे से एनालाइज किया था, इसलिए ये इतना इजी क्लियर हो रहा है आपको। एमसी कर्व बराबर वो 2 पॉइंट पे नीचे से कट कर कर ऊपर गया था, याद है आपको। डैश कर्व स्टेप्स डाउनवर्ड एट द फर्स्ट एंड देन अपवर्ड, मतलब ही यू शेप। कौन सा है? ए वी सी, बिकॉज टीवीसी तो आपका कॉन्वेक्स तो कॉन्केव है, कॉन्केव कॉन्वेक्स, सॉरी कॉन्केव कॉन्वेक्स है। देन आपका टी एफ सी जो है वो तो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और आपका टी सी वापस से कॉन्केव कॉन्वेक्स है, मतलब एक ही शेप आ गया, यू शेप। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टी वी सी एंड टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी, ऑफकोर्स, बिकॉज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टी एफ सी? टीएफसी का फॉर्मूला, आपका टीसी का फॉर्मूला क्या है? टीसी टीएफसी प्लस टीवीसी। तो ऑब्वियसली टीवीसी और टीसी का डिफरेंस क्या रहेगा फिर? टीसी एंड टीवीसी का डिफरेंस क्या रहेगा? टीएफसी रहेगा ना, फिर लिख लो उधर। लिखा? विच कर्व is called as planning curve? Which curve is called as planning curve? Long run average cost curve। LSC का शेप था, नाम था envelope curve, planning curve, याद आया? When the output of the firm is increasing, its average fixed cost when the output of the firm is increasing, its average fixed cost declines and then rises. Everyone? Declines continuously. अरे मैडम क्या कर रहे हो आप? एवरेज फिक्स कॉस्ट AFC, अगर डिक्लाइन एंड देन राइज कर दिया तो AFC यू शेप बन जाएगा। AFC यू शेप नहीं होता, डिक्लाइंस कंटिन्यूसली होता है, बिकॉज इट इज लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। वेरी इंपॉर्टेंट वाले चार्ट बुक वाले डायग्राम पे जाके देख लो, आपका AFC कंटिन्यूसली डाउनवर्ड स्लोपिंग है, याद आया? Which of the following is not correctly matched? TC is J-shaped. There is nothing called as J-shaped. It's either U-shape or not a U-shape. J-shape नाम का कोई चीज नहीं होता है. But by the way, MC is U-shape, AFC is rectangular hyperbola, and ABC is also U-shape. Odd one out ढूंढना है आपको. Odd one out ढूंढना है आपको. Contractual rent, cost of raw material, insurance fees, property tax. Very good. Cost of raw material, because that's the only variable cost. बाकी तीनों cost fix है. आपके प्रोडक्शन के हिसाब से बाकी तीनों cost चेंज नहीं होते, सिर्फ आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट चेंज होता है. लिख दीजिए वेरिएबल कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्या है? वेरिएबल कॉस्ट. बाकी तीनों क्या है? फिक्स कॉस्ट है. Inclusion of accounting cost and implicit cost is known as economic cost, because accounting cost मतलब explicit, implicit दोनों ऐड कर देंगे तो economic cost मिलेगा. समझ में आया क्या? चलिए अब चलते हैं हम मार्केट्स की तरफ. Yes, my friends. So let us now start with the amazing topic of your syllabus. One of my favorite topic, which is called as markets.
देखो मैंने आपको लास्ट अभी अभी क्या बोला था, इफ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग देन एल शेप, इस तरीके से एल शेप आता है। ओके इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, इस चैप्टर में अनगिनत कॉन्सेप्ट है ऐसा बोल सकते हैं आप, बट उतना ही मज़ेदार टॉपिक है ये, क्योंकि इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशंस आएंगे। अगर आपका प्रोडक्शन और कॉस्ट क्लियर है तो आपका ये टॉपिक फेवरेट बन जाएगा। ऑब्वियसली अगर आपका प्रोडक्शन कॉस्ट क्लियर नहीं है तो ये टॉपिक आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। तो मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आपने प्रोडक्शन कॉस्ट वाले लेक्चर्स नहीं देखे रहेंगे तो एक बार देख के फिर इस लेक्चर्स पे आना चाहिए आपने। जो लोग इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी हमने फेस टू फेस वालों के लिए तो कोई चॉइस ही नहीं रखा, एक ही दिन में सब कर दिया है। कितने लोगों को मार्केट से डर लगता है? मार्केट ये टॉपिक से डर लगता है कितने लोग? ऑनेस्टली रेज योर हैंड। प्राइस डिटर्मिनेशन से डर लगता है, आपको नहीं लगता? हाँ लगता है। पीछे बॉयज, मार्केट से डर लगता है आपको? थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, हम इसको फेवरेट बना कर रहेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केट, मार्केट में आते हैं। चलो तो गाइज ये वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है, बहुत अमेजिंग तरीके से पढ़ेंगे, और जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सभी कॉन्सेप्ट्स फटाफट फटाफट एज समराइज्ड एज पॉसिबल डिस्कस करके एमसीक्यूज कैटर करने के लेवल पर मैं आपको ला लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ मार्केट क्या होता है? मार्केट इज नॉट अ प्लेस, कंपल्सरीली नहीं है। मार्केट इज नॉट अ प्लेस बोलना गलत हो जाएगा, मे बी अ प्लेस, मे नॉट बी अ प्लेस। मार्केट इज एन अरेंजमेंट बोलते हैं। मार्केट इज अ सेट ऑफ अरेंजमेंट where buyers and sellers they come together for obviously buying and selling commodities or services, करेक्ट। तो जब हम मार्केट बोलते हैं तो उसमें 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आते हैं। बायर एंड सेलर होना चाहिए, कमोडिटी और सर्विस होना चाहिए। दोनों होना जरूरी नहीं, कमोडिटी भी हो सकता है सर्विस भी हो सकता है, बट बायर एंड सेलर दोनों होना चाहिए, ठीक है। देन नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस होने चाहिए, वन प्राइस पर प्रोडक्ट और सर्विस होना चाहिए, वन प्राइस पर प्रोडक्ट और सर्विस होना चाहिए, नॉलेज ऑफ मार्केट होना चाहिए, एंड लास्टली it may be an arrangement, may be a place, may not be a place, may be a place, may not be a place। मार्केट में 5 इंपॉर्टेंट अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो मार्केट्स अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कि ज्योग्राफिकल एरिया वाइज बात करूँ तो सबसे छोटा मार्केट जो होता है उसे लोकल बोलते हैं, उससे थोड़ा बड़ा रहेगा रीजनल बोलेंगे, उससे और बड़ा रहेगा तो नेशनल बोलेंगे, और लास्ट में आ जाएगा इंटरनेशनल मार्केट, करेक्ट। तो आप सीक्वेंस वाइज देख सकते हो, इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखा है हमने। फिर उसके बाद टाइम वाइज बात करेंगे तो वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड, जिसको बोलते हैं हम सेक्युलर पीरियड। वेरी शॉर्ट रन को अपन बोलते हैं मार्केट पीरियड। ये किसने दिया है टाइम वाइज? अल्फ्रेड मार्शल, तुम्हारा भाई। अब एग्जाम नहीं होने तक तो भाई मानना पड़ेगा ना। अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट हमें हमारे सामने पेश किया, ओके। वेरी शॉर्ट पीरियड क्या होता है, याद है क्या? अभी जो मार्केट में टाइम चल रहा है इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, ओनली डिमांड कैन चेंज, ओके। इन वेरी शॉर्ट पीरियड ओनली डिमांड कैन चेंज। शॉर्ट पीरियड किसको बोलेंगे? जहां पर आप चारों फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते, आप 1, 2 या 3 फैक्टर को चेंज कर सकते हो। इधर डिमांड एज वेल एज सप्लाई दोनों चेंज होता है, बट सप्लाई थोड़ा कम चेंज होता है, क्योंकि यहां पर आप एक नया प्लांट स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नया प्लांट स्टार्ट करने के लिए आपको चारों फैक्टर्स लगते हैं जो कि लॉन्ग रन में पॉसिबल है। तो इससे बड़ा टर्म होता है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में क्या होता है, आप एक नया प्लांट स्टार्ट कर सकते हो, ऑब्वियसली आपका डिमांड एज वेल एज सप्लाई कुछ भी चेंज हो सकता है, कितना भी हो सकता है, वहां पर चारों फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं लॉन्ग रन में।
और वेरी लॉन्ग रन मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, उसका सिर्फ नाम दिया है, वेरी लॉन्ग रन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्युलर पीरियड, अ पीरियड विच इज मोर देन लॉन्ग रन इज कॉल्ड एज वेरी लॉन्ग रन, एज सिंपल एज दिस, ठीक है। As far as nature of transaction is concerned, there are two types of transactions wise market. One is called spot market जिसको cash market बोलते हैं, and the other is forward market जिसको future market बोलते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर आप चीज अभी पैसे देकर अभी खरीद रहे हो, ट्रांजैक्शन अभी क्लोज हो गया, ये बन गया स्पॉट मार्केट, कैश मार्केट। जो नॉर्मली आप लोग सब रियल मार्केट में जाके खरीदते हो चीजें, ये सब स्पॉट मार्केट है। बट अगर सपोज आप डील एंटर करते हो आज, जिसका सेटलमेंट होने वाला है फ्यूचर में, मगर डील एंटर हो चुकी है आज, इसको बोलते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट। ऑनलाइन में अगर आप देखते हो डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं इसको। स्टॉक मार्केट में भी ऐसा मार्केट होता है जहां पे आप शेयर एंटर कर रहे हो आज, बट एक्चुअल सेटलमेंट होगा कुछ टाइम बाद, राइट। तो उसको बोलेंगे फ्यूचर या फॉरवर्ड मार्केट। फिर आप सबको पता है वॉल्यूम वाइज तो होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट होता है, जहां पे क्वांटिटीज बल्क रहेंगे उसको होलसेल बोलते हैं। आप किस मार्केट में जाते हो? रिटेल मार्केट में। फिर रेगुलेशन वाइज देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, वन इज रेगुलेटेड, द अदर इज अनरेगुलेटेड मार्केट। सेबी, बैंकिंग, आरबीआई, ये सब किस में आता है? रेगुलेटेड मार्केट में आता है। सट्टा, ड्रग्स, ये सब किस में आता है? अनरेगुलेटेड में आता है, जो कि ऑब्वियसली इलीगल होता है, करेक्ट। जिनका गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं होता है उसे अनरेगुलेटेड मार्केट बोलते हैं। देन कंपटीशन वाइज बात करेंगे तो एक्चुअली दो ही टाइप है, एक है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन। बट ये तीनों टाइप जो है वो इम्परफेक्ट के टाइप से, तो लिख दो ब्रैकेट करके वहां पर इम्परफेक्ट तीनों को। परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट में पहला टाइप आता है मोनोपोली, दूसरा आता है मोनोपोलिस्टिक और तीसरा आता है ओलिगोपोली। एवरीबॉडी ठीक है। तो अब एक एक करके देखते हैं कंपटीशन वाइज। आपके सिलेबस में ये सिर्फ नाम दिए बाकी इसके, और आपके सिलेबस में मेजरली हम क्या कवर करने वाले हैं? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। मतलब हमारे सिलेबस में कंपटीशन वाइज पूरा सब कुछ दिया हुआ है, तो उसको स्टार मार्क कर सकते हो आप। अब बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन की। तो मार्केट इज सेड टू बी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इफ इट हैज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स, तो एक एक अंडरलाइन करते जाओ। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजेनियस प्रोडक्ट मतलब सेम प्रोडक्ट, साइज, कलर, टेस्ट, क्वालिटी सब कुछ सेम। फिर फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट बोलते हैं ये लोग, मतलब आप कभी भी बिजनेस में एंटर कर सकते हो, कभी भी बिजनेस से एग्जिट कर सकते हो, बट फ्री एंट्री एंड एग्जिट कभी भी लॉन्ग रन के लिए होता है, शॉर्ट रन के लिए नहीं होता। लिखिए वहां पर ओनली फॉर लॉन्ग रन, ये कंसेप्ट है, ये वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये कंसेप्ट है इसलिए लिख रहे हैं वहां पर हम लोग। शॉर्ट रन में क्यों नहीं होता सर फ्री एंट्री एग्जिट? चारों फैक्टर्स चाहिए एंट्री करने के लिए। अगर तुम फर्म हो, तुम किसी मार्केट में घुसना चाहते हो, तो ऑब्वियसली यू विल रिक्वायर ऑल द 4 फैक्टर्स। फ्री एग्जिट क्यों नहीं है सर? अगर तुम एग्जिस्टिंग फर्म हो, तुम अगर शॉर्ट रन में निकल जाओगे तो तुम चारों फैक्टर्स किसी और को देकर निकलोगे, मतलब वो रन शॉर्ट रन हो ही नहीं सकता, वो रन लॉन्ग रन ही रहेगा। समझा? तो देयर इज नो फ्री एंट्री एंड एग्जिट इन द शॉर्ट रन, इट इज ओनली फॉर लॉन्ग रन। देन perfect mobility of factors of production. What is the meaning of perfect mobility of factors of production? आपके factors of production कभी ऐसे idle पड़े नहीं रहते, continuously यूज में रहेंगे। अगर एक लेबर है, एक जगह से छूटा तो दूसरी जगह आ जाएगा। कैपिटल है, कहीं और इन्वेस्टेड था कहीं और चला जाएगा, वो अनइन्वेस्टेड कभी नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, करेक्ट। देन लास्ट इज परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन। लास्ट नहीं एक्चुअली, बट ये कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस मतलब किसको? बायर या सेलर? दोनों को, मेनली बायर्स को, सेलर को तो होता ही है। बायर को मार्केट का परफेक्ट नॉलेज है। इनसिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ऐसा कुछ भी कॉस्ट नहीं है। आप जितने की गुड्स खरीदोगे मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी कर लो, मतलब प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी, उतना ही पैसा देना है और आपके शॉप तक या आपके प्लेस तक वो गुड्स आ जाएंगे। समझ गए? देन नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब क्या?
कि गवर्नमेंट कहीं पर भी इंटरवेन नहीं कर रहा है, कहीं पर भी मार्केट के प्राइस या क्वांटिटी को हिलाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ही होता है फ्री इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फ्री इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फ्री इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई लिखा। लास्टली अब्सेंस ऑफ कोल्यूशन, हो भी नहीं सकता कोल्यूशन। कोल्यूशन का मतलब क्या होता है सर? अंडरस्टैंडिंग। क्यों नहीं हो सकता अंडरस्टैंडिंग? अरे मार्केट में इतने ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स है, सेलर्स इतने ज्यादा है, तो अंडरस्टैंडिंग कैसे होगा? 2 लोग 4 लोगों में अंडरस्टैंडिंग होता है, 50-100 लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता, 500 लोग 5 लाख लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता ना। यस, तो कोल्यूजन की पॉसिबिलिटी एक ही मार्केट में है, एक ही मार्केट में है, ऑलिगोपोली, वो भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन। ये देखिए, यही है आपका फ्री इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का डायग्राम। यहां पर इसी को बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म वाला डायग्राम, याद है क्या? यस, तो एज पर एज परफेक्ट कंपटीशन इज कंसर्न, इंडस्ट्री का ये डायग्राम होता है, जहां पे इंडस्ट्री मतलब सभी बायर्स सभी सेलर्स, तो सभी बायर्स मिलकर डिसाइड करते हैं डिमांड को, सभी सेलर्स मिलकर डिसाइड करते हैं सप्लाई को। जहां बायर और सेलर का बिहेवियर मैच होता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम लेवल पर क्या होता है? प्राइस डिसाइड होता है और क्वांटिटी डिसाइड होता है। जो प्राइस डिसाइड हुआ उसको इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं, जो क्वांटिटी डिसाइड हुआ उसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। क्या नाम है इस डायग्राम का? डायग्राम का नाम क्या है? क्या नाम है इस डायग्राम का? प्राइस मैकेनिज्म वाला डायग्राम, फ्री इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वाला डायग्राम। थोड़ा तुम 10 सेकंड पहले लॉस थे इसलिए वापस। ठीक है, नाउ ये देखिए, ये मार्केट है, मतलब ये इंडस्ट्री है। मार्केट के आगे लिख दीजिए इंडस्ट्री, मार्केट के आगे लिख दीजिए इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री का डिमांड कब यहाँ पर दिख रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। नॉर्मल डिमांड कब है? यस, बट डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड को कभी भी नॉर्मल होता है। फिर ये इंडस्ट्री का सप्लाई कब है? अपवर्ड राइजिंग दिख रहा है, करेक्ट है। तो ये इंडस्ट्री ने डिसाइड किया प्राइस है। जो इंडिविजुअल सेलर, मतलब क्या बोलोगे आप इधर? फर्म। क्या किया फर्म ने? तो यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे आप, और फर्म ने उस प्राइस को अडॉप्ट कर लिया। तो गाइज इसीलिए इस फर्म को बोलते हैं प्राइस टेकर, नॉट प्राइस मेकर। करेक्ट, याद आया? और इसी को हम बोलते हैं P इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू डी। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं P इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू डी। यही प्राइस है, यही डिमांड कब है। डिमांड कब यही है, बिकॉज डिमांड कब ऐसा होता है क्या? ये डिमांड को पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ऐसा डिमांड का होता है क्या? परफेक्टली इलास्टिक के केस में होता है। किधर होता है? परफेक्टली इलास्टिक। तो इधर का डिमांड को कैसा है? इसका मतलब परफेक्टली इलास्टिक है, लिख दीजिए उधर परफेक्टली इलास्टिक। क्यों होता है परफेक्टली इलास्टिक? थोड़ा भी प्राइस तुम डिक्रीज करोगे तो पूरे बायर्स तुम्हारे पास आ जाएंगे, थोड़ा भी प्राइस तुम इंक्रीज करोगे तो सारे बायर्स भाग जाएंगे। इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। फिर इसी को हम AR कर्व बोल रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू। तो प्राइस और एवरेज रेवेन्यू दोनों सेम ही होता है, P और AR दोनों सेम होता है। इज इक्वल टू MR बोल रहे हैं हम उसको, बिकॉज अगर मैं एज ए सेलर हूं, मैंने अगर 7 रुपीज पर यूनिट में गुड्स बेचे रहेंगे तो मैं अगला यूनिट भी 7 रुपीज में ही बेचने वाला हूं। तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू भी 7 है और मेरा एवरेज रेवेन्यू भी 7 है। मैं खुद की मर्जी से प्राइस थोड़ा चेंज कर सकता हूं। समझ में आया बात? तो ये आई होप आप सबको समझा है। P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू DQ है, बराबर। अब ये डायग्राम को इधर कंटिन्यू करते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशंस दो होते हैं फर्म के। पहला कंडीशन होता है MC इज इक्वल टू MR, और दूसरा कंडीशन होता है MC कर्व शुड कट द MR कर्व फ्रॉम बिलो। बिहेवियरल प्रिंसिपल नंबर 2 है ये। क्या है ये बोलिए? बिहेवियरल प्रिंसिपल नंबर 2 लिख दीजिए उधर चाहिए तो।
बिहेवियरल प्रिंसिपल नंबर 2, नंबर 1 प्रिंसिपल क्या है सर? नंबर 1 प्रिंसिपल क्या है सर? 1 नंबर 2 यहां पे लिखा है, 1 क्या है? फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल इफ टीआर इज लेस देन टीवीसी। ऊपर जगह है, लिख दीजिए, इधर दिख रहा है जगह, यहां पर लिख दीजिए नंबर 1 वाला प्रिंसिपल, बिहेवियरल प्रिंसिपल नंबर 1, अ फर्म should not produce at all if TR is less than or equal to TVC। अगर एक फर्म अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहा है या जस्ट कवर कर पा रहा है तो प्रोड्यूस कर कोई फायदा नहीं है। TR इज लेस देन और इक्वल टू TVC, उस टाइम पर फर्म ने अपना प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए। शॉर्ट रन में कौन से कॉस्ट अवेलेबल, कौन से कॉस्ट होते हैं? वेरिएबल कॉस्ट भी होता है, फिक्स कॉस्ट भी होता है, मगर लॉन्ग रन में यू हैव ओनली वेरिएबल कॉस्ट, यू डोंट हैव फिक्स कॉस्ट लॉन्ग रन में। क्यों? सारे फैक्टर्स वेरिएबल रहते हैं इसलिए लॉन्ग रन में। याद आया? अब बिहेवियरल प्रिंसिपल नंबर 2 जहां पे मैच होता है वहां पर फर्म आकर रुक जाएगा। ये आपका इंडस्ट्री है, हमने देखा कैसे डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्ट होते हैं, कैसे प्राइस आता है, कैसा एक इंडिविजुअल फर्म उस प्राइस को अडॉप्ट करता है, और यही हमारा P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू D बनता है। आप सबने वेरी इंपॉर्टेंट वाले डायग्राम में क्या देखा था कि MC का शेप U शेप होता है, तो देखो ये U शेप ड्रॉ किया हमने। अब MC ने MR को इधर T पर भी कट किया और R पर भी कट किया, मतलब Q1 पर भी और Q2 पर भी। तो क्या करना चाहिए एज ए प्रोड्यूसर, हमने अगर हम वो फर्म है तो हमने Q1 पर रुकना चाहिए कि Q2 पर? Q2 पर रुकना चाहिए, बिकॉज MC इज इक्वल टू MR तो दोनों जगह है, बट MC को कटिंग द MR को फ्रॉम बिलो सिर्फ उधर ही हो रहा है Q2 पर, मतलब पॉइंट R पर। पॉइंट T पर मतलब Q1 पर MC इज कटिंग MR फ्रॉम अबाव, फ्रॉम अबाव नहीं चाहिए अपने को, फ्रॉम बिलो चाहिए। उसका लॉजिक बहुत सिंपल है, Q1 पर आउटपुट कम है, Q2 पर आउटपुट ज्यादा है, इसलिए Q2, इसलिए फ्रॉम बिलो। अंडरस्टूड? समझ में आया क्या? अब लॉन्ग रन में क्या होता है थोड़ा देखना पड़ेगा अपने को। लॉन्ग रन में क्या होता है और शॉर्ट रन में क्या होता है। तो सबसे पहले एक वहां पर आपको सेंटेंस लिखना है, इन द शॉर्ट रन बहुत जगह है वहां पर, पेज नंबर 30 पर मिला क्या? इन द शॉर्ट रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन the firm can earn supernormal profit oblique normal profit oblique losses। किस चीज की बात कर रहे हैं अपन? शॉर्ट रन की परफेक्ट कंपटीशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, लॉसेस भी हो सकते हैं। अपन ने बोला था व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट, व्हाट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, याद आया? मैं कहीं और काम करता तो मुझे कितना मिलता? 25 लाख। यहां पर मुझे एग्जैक्टली 25 लाख मिलेगा तो नॉर्मल प्रॉफिट, 35 लाख मिलेगा तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और अगर 10 लाख 15 लाख मिल रहा है तो लॉस। आप बोलोगे नहीं नहीं सर 10-15 लाख तो मिल रहे ना सर, अरे बट दूसरी जगह मुझे उससे ज्यादा मिलते तो लॉस हुआ ना उस एंगल से। समझ गए? तो ऐसा क्यों होगा मगर कि तीनों केसेस पॉसिबल है? बिकॉज शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखकर भी कोई एंटर नहीं कर पाएगा, आपके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखकर भी कोई एंटर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? प्री एंट्री सिर्फ लॉन्ग रन में थी, शॉर्ट रन में नहीं थी।
याद आया? आपके लॉसेस देखकर भी आप एग्जिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वापस से फ्री एग्जिट वाज इन लॉन्ग रन। नॉर्मल प्रॉफिट तो वैसे भी हो सकता है, समझे? तो शॉर्ट रन में तीनों केसेस पॉसिबल है, बट लॉन्ग रन में अगर आप देखोगे यहां पर, लॉन्ग रन में तो ओनली एंड ओनली क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट होगा। इन द लॉन्ग रन ऑल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस विल गेट वाइप्ड अवे। वाइप्ड अवे मतलब क्या? पोछा मार देना, उसको बोलते हैं वाइपिंग। तो आपके लॉसेस या आपके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गायब हो जाएंगे। क्या बचेगा फिर? ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। With the entry or exit of the firm from the industry, and all firms will earn only normal profit. ये एक सेंटेंस बहुत कुछ बोलता है। ये एक सेंटेंस बता रहा है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉसेस शॉर्ट रन में पॉसिबल है, लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट पॉसिबल है। लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ फ्री एंट्री। लॉन्ग रन में लॉसेस पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ फ्री एग्जिट। समझे? तो ये फर्म, ये इंडस्ट्री, आप सबको पता है ये डायग्राम इंडस्ट्री का, ये प्राइस इंडस्ट्री ने फिक्स किया, फर्म ने अडॉप्ट किया। इस प्राइस पर खासियत क्या देखिए, इस प्राइस पर आपका ये प्राइस था, इस प्राइस पर ये आपका एसएसी था और ये आपका एसएमसी था। तो एमसी कर्व इज कटिंग द एमआर कर्व फ्रॉम बिलो, दिख रहा है क्या आपको? एमसी कर्व कटिंग द एमआर कर्व फ्रॉम बिलो, तो इसी को मैं इक्विलिब्रियम बुला रहा हूं। और इसी पर अगर आप देखोगे तो एल एम सी इज ऑल्सो कटिंग द एल ए सी फ्रॉम बिलो। करेक्ट एवरीवन? यस। तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, वापस से लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट नीचे से कट कर रहा है एवरेज कॉस्ट कर्व को। तो उस एक इक्विलिब्रियम पर P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू SAC इज इक्वल टू SMC इज इक्वल टू LAC इज इक्वल टू LMC। इतनी चीजें हो रही है, दिख रहा है? बस वही डायग्राम इधर ड्रॉ किया हुआ है, वही डायग्राम इधर ड्रॉ किया हुआ है कि वो कैसे आया, हम वहां कैसे पहुंचे ना, वो इधर दिख रहा है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन है इसका, ध्यान से सुनो, बहुत मजेदार कंसेप्ट है। अगर इंटरेस्ट रहेगा तो मजा आएगा। है क्या इंटरेस्ट जानने में? ये मेरा डिमांड कर्व है, ये मेरा सप्लाई कर्व है ओरिजिनल। तो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम यहां पर आए, ये इंडस्ट्री है, लेफ्ट साइड की जगह राइट साइड पे शिफ्ट हो गया, और ये फर्म है, राइट की जगह लेफ्ट पे शिफ्ट किया, और कुछ फर्क नहीं है। ठीक है? तो ये कहने से ये जो इंडस्ट्री ने फिक्स किया प्राइस है, ये फर्म ने अडॉप्ट किया। दिख रहा है आपको? P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR बोल सकते हो उसको, इज इक्वल टू D भी बोल सकते हो उसको। अब उस पॉइंट पर अगर मेरा SAC ऐसा यू शेप है और मेरा कॉस्ट नीचे दिख रहा है और मेरा प्राइस ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है क्या आपको? कॉस्ट SAC जो कॉस्ट है वो नीचे की तरफ है, और मेरा प्राइस मतलब AC, सॉरी AR, प्राइस मतलब क्या होता है? AR ऊपर है और AC नीचे है। कहने से इधर AR इज ग्रेटर देन AC, तो इसको क्या बोलेंगे? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और यहीं पर आपके SMC ने बराबर SAC को नीचे से कट किया यू शेप, जहां पे वो बॉटम था वहां पर कट करके ऊपर गया। करेक्ट? आपका इक्विलिब्रियम कहाँ आता है? जहां पे MC इज इक्वल टू MR होता है। बोलो एक बार, कहाँ आता है? जहां पे MC इज इक्वल टू MR है, MC ने MR को नीचे से कट किया है। तो ये है मेरा MC कर्व, ये है मेरा MR कर्व, ये मेरा इक्विलिब्रियम आ गया एवरीवन। इसीलिए वो शेडेड लाइन वहां तक दिख रहा है आपको, उतना क्वांटिटी है इसलिए शेडेड लाइन वहां तक दिख रहा है आपको। समझे क्या? तो अब बताइए कि अगर मेरा AR ऊपर है मतलब प्राइस, और मेरा कॉस्ट SAC नीचे है, तो इसका मतलब मेरे कॉस्ट में ऑलरेडी मेरा नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड है। रिमेंबर इन इकोनॉमिक्स, कॉस्ट इंक्लूड्स नॉर्मल प्रॉफिट आल्सो, बिकॉज in economics cost includes cost of all the four factors of production. एक बार ये सेंटेंस सब लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे। in economics, in cost includes cost of all four factors of production including the fourth one.
दैट इज एंटरप्रेन्योर्स नॉर्मल प्रॉफिट। समझा क्या? तो मेरे कॉस्ट में एंटरप्रेन्योर का नॉर्मल प्रॉफिट है, और वो कॉस्ट नीचे है और मेरा प्राइस ऊपर है। इससे क्या समझा कि वो कॉस्ट नीचे है और प्राइस ऊपर है, वो कॉस्ट में ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर का नॉर्मल प्रॉफिट है, और फिर भी मेरा प्राइस उससे ऊपर है, मतलब मुझे मिल रहा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो शेडेड पोर्शन क्या दिखा रहा है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखा रहा है। कौन से रन में? लॉन्ग रन नहीं मैडम, शॉर्ट रन में। SMC, SAC ये लिखा है ना आपने उधर, तो वो शॉर्ट रन है। ठीक है, अभी तक तो LMC और LAC पर गए ही नहीं अपन, तो इसका मतलब वो शॉर्ट रन है। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि ये देखकर बाकी लोग जल गए। बाकी लोग कौन? जो बाहर वाले लोग हैं, जो सेलर नहीं है वो जले। ये तेरा कर्व है, ये तेरा प्रॉफिट देखकर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट देखकर लोग जल गए, और लोगों को क्या लगा कि ऐसे धंधे में इतना प्रॉफिट है तो हम भी धंधा करेंगे। और वो क्या बोलकर एंटर किए? बायर या सेलर? सेलर्स, प्रोड्यूसर्स बनकर एंटर किए। और जब भी नंबर ऑफ सेलर्स एंड प्रोड्यूसर्स बढ़ते हैं तो सप्लाई बढ़ता है। नंबर ऑफ सेलर्स प्रोड्यूसर्स बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ेगा ना। तो इसलिए तेरा सप्लाई कर्व धीरे 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 कर कर राइट में शिफ्ट हुआ। मेरा वर्डिंग याद रखिए, धीरे धीरे कर कर राइट में शिफ्ट हुआ, और लास्ट में यहां पर आकर रुक गया। ठीक है, इसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा बाद में। धीरे धीरे कर कर राइट में शिफ्ट हुआ, और लास्ट में जो हो रहा है वो मैं दिखा रहा हूं आपको। आपका सप्लाई कर्व S1 पर आकर रुक गया। अब आपका S1 और D का इंटरसेक्शन जहां पर हो रहा है वो नया प्राइस है P1। वो प्राइस किसको अडॉप्ट करना पड़ेगा? अपने को, फर्म को। तो फर्म ने अडॉप्ट कर लिया वो प्राइस। कैन आई कॉल दिस एज P1 AR1 MR1? यस और नो? और उस प्राइस पर आप देख सकते हो कि SAC इधर है और प्राइस भी उधर ही है। इसका मतलब AC इज AR इज इक्वल टू AC। AR इज इक्वल टू AC मतलब क्या हुआ? नॉर्मल प्रॉफिट। नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट है, क्योंकि तेरे AC में तेरा एंटरप्रेन्योर का नॉर्मल प्रॉफिट होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो फिर ऐसे केस में AR इज इक्वल टू AC इधर आ गया। अब तेरा इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहां पे तेरे MC कर्व ने तेरे AC ने AR सॉरी MR कर्व को AC MC कर्व ने, ये देखो ये MC कर्व है, ये तुम्हारे MR कर्व को नीचे से कट किया, तो उधर तुम्हारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो ये पता है सिचुएशन लास्ट में आकर रुक जाएगी, यहां पर आकर चीजें रुक जाएंगे। यहां पर आपका LAC भी दिख रहा है आपको, ये देखो ये LAC है। ओके, और ये आपका LMC है। तो वापस से LMC ने LAC को उसके बॉटम पे कट किया है। वहां पर कितनी चीजें सेम है मालूम है आपको? AR इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू SMC इज इक्वल टू SAC इज इक्वल टू LAC इज इक्वल टू LMC, सब इक्वल है वहां पर। और ध्यान से सुनो, इसके आगे चीजें क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि अब तुम्हारा AR इज इक्वल टू AC है ना, मतलब इधर तुमको क्या मिल रहा है? नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। अब बाहर वाले लोग जलेंगे क्या? नहीं, उनको शांति मिल गई अभी। अब कोई आना एंटर करना पसंद करेगा क्या? नहीं करेगा। आप सबको समझा? एंटर क्यों कर पाए लोग मालूम है आपको? लॉन्ग रन था इसलिए कर पाए। शॉर्ट रन रहेगा तो एंटर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, इसलिए तेरे को शॉर्ट रन में शेडेड पोर्शन दिख रहा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाला। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब तक जो कंसेप्ट्स नहीं झेपते थे, आप समझ रहे हैं क्या अच्छे से? गुड। तो ये है आपका परफेक्ट कंपटीशन वाला डायग्राम, जो क्लियरली तुमको बता रहा है कि शॉर्ट रन में सिर्फ और सिर्फ, सॉरी लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही होंगे, शॉर्ट रन में कुछ भी हो सकता है। एक सेंटेंस याद रखिए, किसी भी मार्केट में शॉर्ट रन में तीनों चीजें होती है। कोई भी मार्केट हो, मोनोपोली हो, ओलिगोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक हो, या परफेक्ट कंपटीशन हो, तीनों चीजें पॉसिबल है। नॉर्मल प्रॉफिट पॉसिबल है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पॉसिबल है, लॉस भी पॉसिबल है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन लॉन्ग रन में क्या होगा, वो हर मार्केट में अलग होगा। ठीक है, अब बात करेंगे मोनोपोली मार्केट की गाइस। मोनोपोली मार्केट के बाद ब्रेक मिलेगा आपको। ठीक है, मोनोपोली के लिए रेडी हो क्या?
परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ वन अनदर होते हैं, क्योंकि वहां जबरदस्त कंपटीशन है और यहां कोई है ही नहीं। यहाँ पे अकेला राजा एक जो बोल रहा है मैं अकेला सेलर, बायर सब लोग, जिसको भी बाय करना है सिर्फ मुझसे बाय करेगा। मोनोपोली, मोनो मतलब सिंगल, पोली मतलब सेलर, सिंगल सेलर। ओके, तो मोनोपोली का लॉजिक वो होता है इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन क्यों बोला? क्योंकि यहां पर तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। करेक्ट, with a single seller for a product and which has no close substitute। substitute है but close substitute नहीं है। जैसे एयरवे, रोडवे, रेलवे, वाटरवे, सब्सटीट्यूट है भाई, क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। कहीं से कहीं जाना रहेगा, रोडवे से जाना बहुत अलग होता है, रेलवे से जाना बहुत अलग होता है, एयरवे से जाना और भी अलग होता है, और वाटरवे तो पूछे मत। तो ऑब्वियसली हर कोई बोलने के लिए सिर्फ सब्सटीट्यूट है। ठीक है, मेजर फीचर ऑफ मोनोपोली क्या होगा? सिंगल सेलर पर प्रोडक्ट होगा, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं रहेगा, उसके पास मार्केट का पावर रहेगा, और बैरियर टू एंट्री रहेगा, मतलब लोगों को अंदर मार्केट में आने से रोक रहेगी। सेलर बोलकर, सेलर बोलकर, बैरियर टू एंट्री फ्रॉम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू। और दो टाइप के रोक हो सकते हैं, एक हो सकता है बाय लॉ और एक हो सकता है बाय नेचर। कौन रोकेगा आपको एज ए सेलर नहीं आना चाहिए बोलकर? या तो आपका देश का कानून रोकेगा, या तो आपके देश का कानून रोकेगा, या तो नेचर रोकेगा। इसको बोलते हैं बैरियर टू एंट्री, इधर बाय लॉ और बाय नेचर। आज अंबानी, अडानी, इन सब के पास कितना पैसा है, ये लोग रेलवे बिजनेस क्यों नहीं करते? लॉ अलाउ नहीं करता है, समझे? और एल्यूमिनियम जो है वो कुछ ही कंट्रीज के पास है ज्यादातर अबंडेंट अवेलेबल, तो उनके पास बाय नेचर उस रिसोर्स का मोनोपोली हो गया ना। समझे कि नहीं कुछ? नाउ दैट्स मोनोपोली फॉर यू। अब मोनोपोली के केस में क्या हो सकता है, ध्यान से सुनो। शॉर्ट रन में मोनोपोली के केस में क्या होगा? सबसे पहला तो आपका AR इज इक्वल टू प्राइस जो है या फिर डिमांड जो है वो ऐसा आएगा, AR इज इक्वल टू डी बोल दो उधर, AR इज इक्वल टू डी। आपका डायग्राम जो है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का आएगा। क्या आएगा बोलिए? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का। क्या इंडिकेट करता है ये? मोनोपोली मेरे पास है, मगर फिर भी मैं मनचाहे प्राइस में कुछ भी नहीं बेच सकता हूं ना, आप समझे? तो फिर ऐसे केस में कोई खरीदेगा ही नहीं, इसलिए वो AR कब इज इक्वल टू डी जो है वो Y एक्सिस को भी टच कर रहा है। क्या इंडिकेट करता है वो? उस प्राइस पर कोई बायर नहीं है तुम्हारे पास, डिमांड ही नहीं है। अरे इधर देखो ना, क्वांटिटी 0 है, करेक्ट? बट फिर ज्यादा क्वांटिटी बेचना रहेगा तो एज अ सेलर मुझे क्या करना चाहिए? प्राइस को कम 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 करूंगा तो क्वांटिटी ज्यादा ज्यादा बढ़ेगी। अब समझा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? मोनोपोली ने सर मगर आपके पास, तो क्या हुआ? मोनोपोली मतलब मार्केट में लोग खरीदना जरूरी है क्या? नेसेसिटी का मोनोपोली थोड़ा ना होता है, नॉर्मल गुड्स का मोनोपोली भाई। लोग बोलेंगे 1000 रुपए किलो तू ही रख, हमको नहीं खरीदना है। समझे कि नहीं? जो चीज नॉर्मली 50-100 रुपए किलो हो सकती है, वो अगर मैं बोलूंगा 1000 रुपए किलो है तो कोई लेगा ही नहीं। फिर 900 रुपए 800 रुपए करूंगा तो शायद रिच कैटेगरी के 2-4 से बायर लेंगे, और 700-500 करूंगा तो शायद मिडिल रेंज वाले लोग लेंगे, और उसको 300-400 करूंगा तो शायद और बायर मिलेंगे, 200 करूंगा तो और बायर मिलेंगे, 100 करूंगा तो और बायर मिलेंगे। आप समझ रहे? डाउनवर्ड 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 स्लोपिंग में क्या हो रहा है? प्राइस घटते जा रहा है और क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है, करेक्ट? तो दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड को। रिमेंबर, मोनोपोली होल्डर कैन ईदर कंट्रोल प्राइस और क्वांटिटी बट नॉट बोथ। मोनोपोली होल्डर क्या कर सकता है? या तो प्राइस कंट्रोल करेगा या तो क्वांटिटी कंट्रोल करेगा, बट दोनों कंट्रोल नहीं कर सकता है। समझ गए? राइट देयर इफ यू वांट। मोनोपोली होल्डर कैन कंट्रोल, monopoly holder can control either price or quantity, either price or quantity, but not both, but not both। दोनों कंट्रोल करना क्यों नहीं पॉसिबल है?
व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल बोथ? प्राइस को कंट्रोल करने जाएंगे, क्वांटिटी का कंट्रोल छूट रहा है, 1000 रुपए किलो में कोई खरीद ही नहीं रहा है, और क्वांटिटी ज्यादा बेचना है तो प्राइस का कंट्रोल छूट रहा है, मजबूरन प्राइस कम करना पड़ रहा है। समझा कि नहीं? सो दैट्स द रीजन व्हाई AR इज इक्वल टू D, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। MR जो है वो और भी स्पीड से डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जीरो पहुंच गया, नेगेटिव पहुंच गया एवरीवन। बिकॉज याद रखो, अगर एवरेज नीचे आ रहा है तो पहले मार्जिनल नीचे आ रहा होगा ना, एडिशनल यूनिट का अगर रेवेन्यू नीचे आ रहा होगा तभी जाके एवरेज नीचे आ रहा होगा ना। आर यू विथ मी? एडिशनल यूनिट मतलब मार्जिनल, तो पहले वो कम करोगे तभी जाके एवरेज कम होगा, इसलिए आपका MR कर्व ऐसा दिख रहा है आपको। अब आपके MC कर्व वापस से यू शेप है, और ये देखो MC कर्व ने क्या किया, MR को इधर कट किया, मतलब ये बन गया MC इज इक्वल टू MR वाला पॉइंट। मतलब कौन सा पॉइंट? इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट। MC इज इक्वल टू MR, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, फ्रॉम बिलो ही कट हो रहा है वो। ओके, तो अब ऐसे केस में इक्विलिब्रियम है, मतलब इतना क्वांटिटी फिक्स हो जाएगा। अब याद रखिए, कभी भी AR इज इक्वल टू P होता है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस होता है, तो आप इधर इक्विलिब्रियम हो गया तो इधर प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये MR है, MR पर प्राइस डिसाइड नहीं होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, MR से कहाँ जाना पड़ेगा, AR पर जाना पड़ेगा, इधर प्राइस डिसाइड होगा AR इज इक्वल टू P की वजह से। Why AR is equal to P? But because total revenue is equal to P into quantity. Price into quantity gives you total revenue. Correct? That means P is equal to TR by Q. And TR by Q is nothing but AR ना दोस्तों। समझ में आ रही है क्या मेरी बातें? बाउंसर तो नहीं जा रहा है ना? तो यहां पर इस तरीके से प्राइस डिसाइड होता है। अब शॉर्ट रन में, अगर शॉर्ट रन में एक मोनोपोली होल्डर है, उसको अगर लॉसेस दिखाने हैं, लॉसेस, तो ये सेम डायग्राम रहेगा आपका। AR कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये आपका MR कर्व है, लिख दीजिए उधर, MR नहीं आया है, MR कर्व डॉटेड लाइन जो डाउनवर्ड स्लोपिंग दिख रहा है वो MR कर्व है। ये आपका MC कर्व ने MR कर्व को इधर कट किया, मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये आपका क्वांटिटी डिसाइड हो चुका है, यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये आपका प्राइस डिसाइड हो गया AR पर, बराबर। मगर अगर तेरा SAC इधर डाउनवर्ड, ये यू शेप है, ठीक है, तो तेरा एक्चुअली कॉस्ट ऊपर दिख रहा है और प्राइस नीचे दिख रहा है। दिख रहा है क्या? SATC मतलब क्या सर? शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट। तो आपको क्या दिख रहा है इधर कि आपका AR इज लेस देन AC। दिख रहा है कि नहीं? AR इज लेस देन AC, तो फिर इस केस में AR नीचे है, प्राइस नीचे है और कॉस्ट ऊपर है, तो ये जो रीजन, ये क्या बन गया? लॉस। ड्यू टू दिस लॉस है, बिकॉज ऑफ दिस। समझ में आया क्या? अगर प्रॉफिट दिखाना होगा तो सेम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बस वो SAC को नीचे खचका देंगे, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देंगे उसको। ये देखिए, ये आपका AR का जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये आपका MR का जीरो पहुंचा, नेगेटिव पहुंचा। ये आपका MC कर्व AR को टच कट कर गया इधर, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, बिकॉज MC इज कटिंग द MR कर्व। करेक्ट? यहाँ पे आपका क्वांटिटी फिक्स हो गया। प्राइस के लिए आपको कहाँ जाना है? AR तक जाना है, ये आपका प्राइस फिक्स हो गया। करेक्ट? मगर आपका SAC नीचे है एवरीवन, SAC नीचे है। कैन आई से AR इज ग्रेटर देन AC? तो ऑब्वियसली ऊपर ये रीजन क्या दिखाएगा आपको? प्रॉफिट। कौन सा वाला प्रॉफिट? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना होगा, तो ऐसे केस में वो डायग्राम इधर ड्रॉ किया हुआ नहीं है, बट नॉर्मल प्रॉफिट के केस में क्या होना चाहिए? ATC और AR दोनों इक्वल होना चाहिए। उस केस में वो जो SAC कर्व था ना आपका, वो बराबर टच कर जाएगा प्राइस को। ड्रॉ करना है क्या?
देखो 2 मिनट के लिए, ये आपका ए आर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू डी, ये आपका एम आर कव है, ये आपका एम सी कव है, ये इधर आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, ये आपका क्वांटिटी फिक्स हो गया, यहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ करके ये आपका प्राइस आ गया। और अब आपका एसएसी ऐसा है, समझे कि नहीं? आपको क्या दिख रहा है इधर? ए आर इज इक्वल टू ए सी, मतलब कौन सा प्रॉफिट है ये? नॉर्मल प्रॉफिट। ए आर इज इक्वल टू ए सी मतलब ये बन गया नॉर्मल प्रॉफिट। बस ये ड्रॉ करते वक्त एक चीज का ख्याल रखिए कि आपके एमसी कर्व ने आपके एसी को उसके बॉटम पे कट करना चाहिए। आपके एमसी कर्व ने आपके एसी कर्व को उसके बॉटम पे कट करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट वाले डायग्राम में अपन ने वही देखा था ना, एमसी कर्व कट्स द एवीसी एंड एटीसी फ्रॉम बिलो एट देयर मिनिमम। याद आया कि नहीं? डन, समझ गए अच्छे से? कोई डाउट नहीं ना? तो ये था आपका मोनोपोली वाला डायग्राम। मोनोपोली वाले डायग्राम में क्या होता है बताइए? नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस। और इस सर मोनोपोली के केस में भी लॉस हो सकता है क्या सर? शॉर्ट टर्म में हो सकता है। मोनोपोली को खुद को फेमस करने के लिए शायद बिलो कॉस्ट बेचना पड़े, समझे? नॉर्मल प्रॉफिट भी आ सकता है और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी आ सकता है। लॉन्ग रन में मोनोपोली को सिर्फ और सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। ये जो हमने डायग्राम देखा ना, ये लॉन्ग रन का था, दिखा है क्या लॉन्ग रन? तो इधर क्या हो रहा है? ए आर इज ग्रेटर देन ए सी, मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, करेक्ट? और ये जो है ये शॉर्ट रन वाला डायग्राम है, ऊपर वाला। इधर भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है मगर ये शॉर्ट रन है, लिख दो उधर चाहिए तो शॉर्ट रन। तो ऊपर और नीचे वाले डायग्राम बिल्कुल सेम है, एक शॉर्ट रन है एक लॉन्ग रन है बस। तो एक्चुअली इधर एस ए टी सी आ सकता है, इधर एल ए टी सी आ सकता है, लॉन्ग रन शॉर्ट रन, करेक्ट? तो कोई भी मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस हो सकता है शॉर्ट रन में। मोनोपोली में भी हो सकता है। लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। आर वी वेरी क्लियर? एनी डाउट्स? पक्का? यस? नहीं, वो परफेक्ट कंपटीशन के लिए था, उधर लिखा भी है इन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। चाहिए तो वैसे ही सेम सेंटेंस इधर लिख दो आप, इधर लिख सकते हैं आप, नीचे पेज पे जगह है, अंडर मोनोपोली इन द लॉन्ग रन there may be normal profit oblique सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल क्यों बोल रहे सर? नॉर्मल होना भी पॉसिबल है अगर मोनोपोली होल्डर ज्यादा फेमस नहीं हुआ तो उस केस में उसको नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, मगर चांसेस ज्यादा किसके? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा है। ओके एवरीवन? तो ये था आपका मोनोपोली का बेसिक वाला पार्ट। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे इसका थोड़ा डिटेल्ड वाला पार्ट, ठीक है? प्राइस डिटर्मिनेशन तो अपन ने कंप्लीट कर लिया, प्राइस डिटर्मिनेशन कंप्लीट किया, अब अपन लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाद में देखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आपका नेक्स्ट लेक्चर अभी एक 7 मिनट्स to 10 मिनट्स चलेगा। आप 1:15 को फ्री होने वाले हो, वैसे भी 1 लिखा था मैंने मैसेज में, 1:15 को आप फ्री होंगे, ठीक है? आप भी मैसेज पढ़ के समझ ही गए रहेंगे 1 बजे सर नहीं छोड़ने वाले वैसे भी, हाँ ठीक है? तो 1:15 को हम लोग फ्री हो जाएंगे। अभी हम लोग 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, 5-7 मिनट्स का, ठीक है? और आप जो लाइव स्ट्रीम में जुड़े, ज्वाइन आफ्टर 5-10 मिनट्स, यू विल सी द न्यू लिंक।